अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। आपको बताता चलूं कि दो चीज़ें आपसे आज शेयर करनी है। नंबर एक, जो डिजिटल कैंपेन बैरून मुमालिक में चल रही है, जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में हुई है, उसके ख़िलाफ़ उस पर बात करूँगा। उसके अलावा बात होगी चीफ़ जस्टिस के हवाले से कि उनकी ज़िंदगी को वाकई ख़तरा है और उनको किस किस्म की धमकियाँ मिल रही हैं और कौन लोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि जो डिजिटल कैंपेन है, उस सिलसिले में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में डिजिटल कैंपेन के ज़रिए उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा जो पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल के दौरान में हुई हैं, और जिस तरह वहाँ लोगों को किडनैप किया गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है। फिर जो कत्ल हुए हैं, जिस ज़िले शाह का कत्ल है और अरशद शरीफ का कत्ल है, उसके अलावा जो टीनेजर बच्चे जो 16 साल से छोटे हैं, जिनको गिरफ़्तार करके उनको टॉर्चर किया गया है, फिर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, आम जो तशद्दुद, शेलिंग वगैरह सारा कुछ हुआ है, ये सारी वीडियो के ज़रिए डिजिटल कैंपेन में चलाया जाएगा सब कुछ, और इंग्लिश में सब कुछ चलाया जाएगा। और वो डिजिटल कैंपेन्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में होंगी, और जिस तरह यूरोपीय ममालिक में भी और अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, लंदन में, हर जगह इसका आगाज़ किया जाएगा। और वो कौन कर रहा है? वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका तल्लुक़ पीटीआई के साथ है और मुख्तलिफ़ यहाँ बिज़नेसमैन हैं, वो तमाम मिलकर इसको इस वजह से हाईलाइट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और वो कौन कर रहा है? वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जो जर्नैल हैं वो कर रहे हैं, और जो अभी सियासतदान हैं जिनकी हुकूमत है वो कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसमें जो मेन पिक्चर्स लगेंगी, एक आर्मी चीफ़ की पिक्चर लगेगी, उसके अलावा जो आईएसआई के डीजी हैं उनकी पिक्चर लगेगी, फिर उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की लगेगी, नवाज़ शरीफ की लगेगी, मरीम नवाज़ की लगेगी, और वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी हैं उनकी लगेगी तस्वीर। और इस तरह के वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी पिक्चर्स और उनकी वीडियो चलेंगी। और ये सारे जो उन्होंने बयानात दिए हैं, धमकियाँ दी हैं, वो भी सारी वहाँ चलेंगी, और उनका इंग्लिश में भी तर्जुमा साथ चलेगा। और ये सारी चीज़ें हमने देखा था कि काफ़ी अर्सा से कश्मीर में जो कुछ हो रहा था, वो कैंपेन्स, इन डिजिटल कैंपेन्स चलाई गई थी यहाँ कश्मीरियों की तरफ से, और जिसमें पाकिस्तान भी सपोर्ट करता रहा है। उस चीज़ को हमने काफ़ी अर्सा डेवलप किया, उस पर रिपोर्टिंग भी की, हर चीज़ लोगों को, दुनिया को बताया कि कश्मीर के अंदर इंडियन इस तरह जुल्म करते हैं। और वही चीज़ें अब पाकिस्तान में जब चलेंगी कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है और रियासती सतह पर इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है जो पाकिस्तानी अवाम है उस पर, तो फिर फ़र्क क्या रहेगा। और आपको ये भी बताते चलें कि जब से ये पाकिस्तान में सियासी सिलसिला शुरू हुआ है, और इमरान को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने जितने भी पीडीएम की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो कुछ इक़दाम किए हैं, जिस तरह का तशद्दुद किया है, जिस तरह की गिरफ़्तारियाँ की हैं, अवाम को दबाने की कोशिश की है, मीडिया को दबाने की कोशिश की है, उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट यही निकलना था जो अभी कैंपेन शुरू होगी, और इसका मुल्क को कितना नुकसान होगा इसका शायद उनको अंदाज़ा ना हो। अपने मफादात को देखते हुए, उनको आगे रखते हुए इस तरह के इक़दाम करते हैं। और वही लोग, ज़ाहिर है, जिसका अपना कोई करीबी साथी, जिसका दोस्त, जिसका जानने वाला, जिसका बेटा, जिसका बाप तशद्दुद का निशाना जिसको बनाया गया हो, वो अपना गुस्सा कैसे निकालेगा इन ममालिक में कैंपेन चलाकर। और फिर दुनिया को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के में जो रियासती तशद्दुद हो रहा है उसके ज़रिए कितना जुल्म है। और ये जो कैंपेन है, आपको शायद इस वक्त अंदाज़ा ना हो, हम बैरून ममालिक रहते हैं, हमें पता है कि इसका कितना एक असर होता है। और लोगों के ज़हनों में जब ये चीज़ आ जाती है कि पाकिस्तान इस हवाले से पुरतशद्दुद कंट्री है, तो फिर हम यहाँ बैरून ममालिक जब बतौर पाकिस्तानी अपना तारुफ़ करवाएंगे, तो हमें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। क्योंकि जब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अजलास में हम जाते हैं, तो वहाँ बतौर पाकिस्तानी हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, और जब वो क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ फिर हम लाजवाब होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वीडियो भी देखी होती हैं कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। आगे भी जर्नलिस्ट के हवाले से जब यहाँ कोई प्रॉब्लम्स होती थी, तो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अजलास में बाकायदा तौर पर हमें रिपोर्टें निकाल कर बताया जाता था कि ये जो पाकिस्तान का मुल्क है, ये ख़तरनाक तरीन मुल्क है जर्नलिस्ट के हवाले से। अभी तो इंसानियत के हवाले से ख़तरनाक वो कहना शुरू हो गए हैं। अभी क्योंकि पहले वीक में, अप्रैल के पहले वीक में जर्नलिस्ट का इजलास होता है,
NUJ کا، اور وہاں یہ چیزیں بطور بحث کے طور پر لی جاتی ہیں اور وہاں بات کی جاتی ہے، اور وہ جو کچھ گفتگو ہوتی ہے اس کا آپ کو بتاتے چلو کہ باقاعدہ ریٹن طور پر تقریباً 35,000 ممبر ہیں، ان کو ای میلز جاتی ہیں، اور یہ چیزیں جب جرنلسٹ کے پاس جاتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں یہ پرنٹ ہوں گی اور کہاں کہاں جاتی ہوں گی، جس چیز کا ہمیں شاید اندازہ اتنا نہ ہو، لیکن یہ اپنے ملک کی بدنامت ہے۔ اور ویڈیو پہ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے اور اس طرح کے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اور جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر اس میں اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے جب ہمارا تعارف بطور پاکستانی ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی کہیں بات کرے، ہم تو اپنے ملک کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتے ہیں اور اسی طرح ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو جب ملک کے خلاف کوئی بات ہو تو ہمیں پھر اس کا دکھ تو لازمی ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ذمہ داران ہیں جن کے ذمہ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ ہمارا چہرہ ہیں، آپ اپنے ملک کو مسخ نہ کریں، پلیز کچھ سوچ لیں، ہمارے لیے نہ سوچیں، اپنے لیے سوچ لیں، اپنے بچوں کے لیے اور اس ملک کے لیے سوچ لیں، اور اس طرح کے اقدامات نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں بدنامت کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری جس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہ چیف جسٹس کے حوالے سے لگی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے رول آف لا کی جب حکمرانی نہ ہو تو وہاں عدالتوں کا بھی اسی طرح اتصال ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو ڈپٹی اسپیکر کا جو رولنگ تھی اس کے خلاف جب چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے خود رپورٹ کیا تھا، اور چیف جسٹس کے ظاہر ایک جو کام تھا وہ تھوڑا غیر آئینی تھا، جس کی وجہ سے ہم نے مذمت کی تھی اور اس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت وہ قانون اور آئین کے ساتھ رہتے، جس طرح ابھی آئین اور قانون کے ساتھ وہ سٹینڈ انہوں نے لیا ہے، اگر اس وقت بھی لے لیتے تو ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ابھی عدالتیں دیکھیں، عدالتوں کو ججز کو تمام لوگ گالی دے رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، اتنی پاورفل عدالتیں نہیں رہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی توہین عدالت والا یا کوئی اور نوٹس لے سکیں۔ اب کیونکہ قانون و آئین کے ساتھ جو ججز کا کام بنتا ہے، جس کا انہوں نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر بے شمار لوگ جو پہلے یہ بینچ بنتے رہے اور ٹوٹتے رہے اور لوگ آہستہ آہستہ نکلتے رہے اور ایک ایک کر کے نکلے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کو اپنے ذاتی مفاد بھی ہے اور اس کے پیچھے دھمکیاں بھی ہیں، بلیک میلنگ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور تو کچھ لوگ برداشت کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ چیف جسٹس کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ابھی کل کا جو دن ہے وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے، اور اس قدر ان کا حلقۂ باب کی طرف سے اور ہر طرف سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بے شمار چیزیں ان سوچنے میں ملتی ہیں۔ ظاہر انسان ہے، ججز بھی انسان ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی آگے فیملیز ہیں، ہر جگہ رابطے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس قدر دباؤ اور اس قدر ساری چیزیں جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، ظاہر اس کا خوف تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کربلا میں اس خوف کے بت کو توڑ دیا گیا، اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے ظلم کرنے والے ان کا نام کہیں نہیں ہے، اور جو مظلوم تھے ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہر چیز لوگوں کے سامنے کیونکہ ہسٹری میں لکھا جاتی ہے یہ چیز۔ آئین سب سے بڑا ہے، قانون سب سے بڑا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ نے اسی چیز کا حلف بھی لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کا کہیں کوئی نقصان بھی ہوتا ہے یا کہیں بھی، لیکن آپ حق کے ساتھ جب آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کی طاقت کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اگر آپ ان ججز کی طرح جو بینچ کو توڑ کر نکلتے جا رہے ہیں اور اپنے مفادات کو دیکھ کر باتیں کرتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں جو آئین اور قانون کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ان کے آنے والے دور میں ان کو بھی دیکھ لینا، اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا۔ اور میں پھر آپ کو چیف جسٹس صاحب آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ حق کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ
आपकी मदद करेगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो धमकियाँ, जो चीज़ें आपको इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं, ये चीज़ें ज़ाहिर है जब बंदा हक़ के रास्ते पर चले, जब आइन और कानून के साथ चले, मुल्क के लिए जो सोचे, उसको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस वक्त इमरान खान अगर डट कर खड़ा है तो ये एक आपके लिए मिसाल है, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और इस वक्त दो बड़ी ताकतों के दरमियान, दो बड़े अदारों के दरमियान जंग जारी है, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के दरमियान समझ लें। और उनकी टीम क्या कर रही है और आपकी टीम क्या कर रही है, लेकिन आपकी जो टीम है वो वकला हैं, क्योंकि जजेस आपके साथ नहीं रहे। जितने भी जो जज शुरू में बनते हैं वो किस तरह की डील करके बनते हैं और वो अपनी डील पर कायम रहते हैं। एक मुल्क की सलामती के लिए यह हल्फ दिया जाता है और ये वो उन लोगों के सामने हल्फ दिया जाता है जो उनकी अपॉइंटमेंट करवाते हैं और जो उनकी सिफारिश करते हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट और सिफारिश के साथ खड़े होना होता है। आजकल वैसे भी इस हल्फ की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। बातिल हमेशा मिटने वाला होता है, मिट कर रहता है। हक ज़िंदा होता है, हक ही ज़िंदा रहता है, उसी का बोलबाला होता है। और बेशक वक्ती तौर पर आपको काफ़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ें, लेकिन हक की फ़तह हमेशा होती है।